नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है उपचुनाव का रण निशाने पर गढ़। जी हां, प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन इसमें से एक सीट पर बीजेपी ने नजरें गड़ा रखी हैं और वो सीट है विजयपुर। इस सीट को कांग्रेस की दबदबे वाली सीट माना जाता है, लिहाजा अब बीजेपी की कोशिश यहां फिर से सेंध लगाने की है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि टिकट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस नेता ने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अमरवाड़ा के बाद अब बीजेपी विजयपुर सीट कांग्रेस से छीन लेगी? क्या कांग्रेस नेताओं की नाराजगी फिर पार्टी पर भारी पड़ेगी? सवाल तो यह भी, क्या रामनिवास रावत यह सीट बीजेपी की झोली में डाल पाएंगे? आज चर्चा इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस से छिनते जा रहे गढ़। अमरवाड़ा के बाद विजयपुर पर बीजेपी की नजर। एक एक कर बीजेपी कांग्रेस के गढ़ों में सेंध लगाती जा रही है। अमरवाड़ा सीट जीतने के बाद अब बीजेपी का टारगेट विजयपुर की सीट जीतना है। यूं तो विजयपुर में कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन मंत्री रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब बीजेपी यहां भारी पड़ सकती है, या यूं कहें कि विजयपुर के नतीजे भी अमरवाड़ा जैसे आ सकते हैं। बीजेपी भी इस सीट को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। रामनिवास को कैबिनेट में जगह देकर वो अपने इरादे पहले ही जाहिर कर चुकी है, लिहाजा अब बीजेपी दावा कर रही है इस सीट पर वो ही जीत का परचम फहराएगी। देखिए, कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह खिसक चुका है। जैसे कि हमने देखा, लोकसभा चुनाव में भी देखा, हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा है, और जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय मिली है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही, जनहितैषी कार्य कर रही है, जन कल्याण के कार्य कर रही है, उसको देखते हुए जनता आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है। निश्चित तौर पर विजयपुर में हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। इधर कांग्रेस भी ये जानती है कि बुधनी में उसकी जीत इतनी आसान नहीं, लिहाजा उसे उम्मीद विजयपुर सीट से है। इसलिए जीतू पटवारी से लेकर तमाम नेता यहां अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन अब कांग्रेस की यहां मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि मुकेश मल्होत्रा के नाम की चर्चा के बीच कांग्रेस नेता छोटे लाल सिमरिया ने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कहते दिख रहे हैं कि वो 30 साल से पार्टी में घास नहीं काट रहे। अगर उन्हें छोड़कर मुकेश का टिकट हुआ तो वो बगावत करेंगे। चढ़ा रहे हैं, हमका घास छोड़ेंगे। तो ये बताइए, 30 साल से हमने पार्टी नहीं बदली। आएगा नाम तो हमारे क्षेत्र में ये है कि मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिलेगा तो हम नहीं देंगे। ये लो। अब छोटे लाल सिमरिया के वीडियो पर और विजयपुर में बढ़ती कांग्रेस की मुश्किलों पर पार्टी नेताओं का क्या कहना है, वो सुनिए। विजयपुर निश्चित रूप से कांग्रेस की सीट रही है। वहाँ पर कांग्रेस ने पिछले 10 चुनाव में ज़्यादातर प्रतिनिधित्व किया है। इस बार भी कांग्रेस ये सीट जीतने जा रही है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता एक है। वहाँ जिस तरह से रामनिवास रावत गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, केवल अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते कि उनको मंत्री पद दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने वर्षों से जो कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती आई, उनके साथ गद्दारी करके वो भाजपा में शामिल हुए। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लगातार उसके गढ़ों में बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब हो रही है। इसका बड़ा उदाहरण 2023 का विधानसभा चुनाव और 24 का लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस अभी इसी उधेड़-बुन में लगी है कि खुद को कैसे मजबूत किया जाए। खैर, इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस विजयपुर के गढ़ को बचा पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे और वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पांडे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक के बाद एक किले गंवाती जा रही है कांग्रेस, और अब बीजेपी का विजय रथ विजय पर पहुंच रहा है। क्या है यहाँ पर उनका ये रथ रोक पाएगी कांग्रेस, और कैसे? क्योंकि संकेत अच्छे नहीं आ रहे हैं। छोटे लाल का वीडियो आपने देखा ही है। जी, अभी
5 मिनट से मैं आपके चैनल को देख रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि चुनाव की जरूरत ही नहीं है, बीजेपी वहां जीत चुकी है। ऐसा तो चुनाव कहीं अब एक दिखाया नहीं पांडे जी। उसमें ये कहा था कि आपने पूरी रिपोर्ट देखी होगी कि अमरवाड़ा जीता, छिंदवाड़ा जीता और अब विजय रथ उनका वहां पहुंच रहा है और कांग्रेस में ये चल रही है। तो क्या वहां रोक पाओगे आप, या वो जीत लेंगे, किले गंवा देगी? ये संभावना पे बात हुई है, हमने ये नहीं डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी जीती गई। वहां पे डिबेट करने की क्या जरूरत थी? जी, मैं आपके चैनल को 5 मिनट से देख रहा था और उसमें हर लाइन में ये बोला जा रहा था कि लगभग बीजेपी जीत चुकी है। अब ये एक तरह से फॉर्मेलिटी है। बीजेपी ये, बीजेपी वो, बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने ड्रग्स बेच दी, बीजेपी ने शराब बेच दी, बीजेपी के राज्य में बलात्कार हो रहे हैं, 17 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, किसान खाद की लाइन में लगे हुए हैं, मर रहे हैं, कुट रहे हैं, वो सब मैं आपके तो आप चाहते हैं सब इसी में डाल देते? हम कल डिबेट हुई थी, आपको नहीं भेजा आपकी पार्टी ने? कल खाद पर डिबेट की थी, आपके दोनों नेताओं ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उस पर पूरी डिबेट हुई थी। पांडे जी आप तय मत करो ना, आप मुद्दे पे बोलो। खाद पे हो गई है भाई, कल से आपके नेता चिल्ला रहे थे उस पर कि कांग्रेस गांव गांव जाने वाली है। अब आप इसी में पूरी सब घोषणा दोगे तो कैसे काम चलेगा? पूरी डिबेट उसी पे कर लो, एक ही सब्जेक्ट पे। भाई जो मुद्दे हैं उस पर बोलिए प्लीज। जी, मैं 5 मिनट से आपका चैनल सुन रहा था। आप 5 मिनट से हाँ, 5 बीजेपी मिनट की ही देखा ना आपने? चरण चैनल वंदना 24 कर रहे घंटे थे। चलता है पांडे जी। 5 मिनट में आपने चैनल को बता दिया कि कहाँ चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या दिखा रहे हैं। आपने ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि आप जो मुद्दे पे बोलना नहीं चाहते हैं। आप 5 मिनट से बीजेपी के चरण धोकर पी रहे थे, मैं यही देख रहा था। और आप कुछ सुनना चाहेंगे तो मैं उसके आगे भी बोल दूंगा। आपके आपने पास ये कुछ नहीं रहता ही बताया। नहीं है पांडे जी। चरण धो के कौन किसके पीता है सबको पता है। जी, और पी लीजिए और बीजेपी से बुलवा लीजिए, जितना आपको बीजेपी के चरण धोकर आप पीना चरण हो, धो पी के कितने लीजिए। पीते हो, आपके नेता कितने पीते हैं? पांडे जी के पास सब्जेक्ट के बोलने का कुछ नहीं रहता। आप पढ़ लिख के आते नहीं हो यहाँ पे। आप यदि पंडिताई कर रहे होते ना पांडे जी, तो क्या करते पता है? जन्मदिन होता, शादी होती, तो वहां पे आप कर्मकांड की पूजा करते। ये आपका उदाहरण है। जवाब देना चाहते हो तो मुद्दे पे दीजिए, नहीं मैं दूसरे के पास चला जाता हूं। नहीं हो आपके पास जवाब देने के लिए तो। जी जी, आपको ब्राह्मणों को गाली देने का अधिकार नहीं है। मैंने कोई बीजेपी गाली नहीं अकेली दी, मैं तो पर्याप्त आपकी है। कह रहा हूं। आप जी इधर जी, से उधर डिबेट ले जाना चाह रहे हो। नहीं, ब्राह्मणों को गाली देने का अधिकार आपको नहीं है। ये काम बीजेपी पर छोड़ दीजिए, आप अपना चैनल चलाइए। और मैं बात बीजेपी खेत की करता हूं, आप खलियान में पहुंच जाते हो। मेरा उदाहरण ये था, आप ब्राह्मणों पे मत ले जाइए। मैंने किसी ब्राह्मण को नहीं बोला, मैंने आपकी बात की है कि आप क्या बात करते हो। जन्मदिन पे आप मित्रों की मृत्यु की बात करते हो, शादी में आप कर्मकांड की बात करते हो। ये बताया मैंने आपको। नहीं नहीं, आप मुझसे तो बहस करना चाहते हो या मुद्दे पे बोलना चाहते हो पांडे जी? जी, आप सुनना चाहते हैं या बीजेपी की चमचागिरी करना चाहते हैं? मैंने तो बीजेपी का कुछ बोला ही नहीं। आपके पास आपकी पार्टी का कुछ बोलने को नहीं है। मैंने तो सवाल किया कि आप विजय रथ रोक पाओगे क्या? तो आप चले गए बलात्कार पर, आप चले गए मेरे पैकेज पर, कि खाद पे बात नहीं कर रहे हैं। तो आपने 5 मिनट में टीवी देखी है ना, 24 घंटे तो चलती आपने है। कैसे डिसाइड कर लिया विजय रथ है ये? आपको ज्ञान नहीं है, वहां कांग्रेस जीती थी। अब आपको इतनी जानकारी नहीं है, आपको एंकर किसने अरे बना आप ही दिया? महाज्ञानी हो पांडे जी। अब मैं फिर आपको एक और किसने मौका दे एंकर रहा बना दिया? हूं। मैं एक और आपको मौका जितना दे रहा ज्ञान हूं। नहीं है, मैंने वहाँ ये नहीं कहा कांग्रेस कि, मैं तो यही कहा ना कि कांग्रेस थी वहां पे। अमरवाड़ा छिंदवाड़ा के बाद आप क्या सुनते नहीं हो? पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हो आप। नहीं, आपने पहले ठान के आप आए हो हो। चुके हो और सवाल सुनना ना सुनते नहीं हो ना सुनना मेरे पांडे ऊपर जी। निर्भर है। पांडे जी सवाल नहीं सुनते हो आप, या पढ़ते नहीं हो, या आप ठान कर आते हो कि मुझे ब्रजेश चौकसी से भिड़ना है। आपको नहीं, बीजेपी को जवाब देने की आप में हिम्मत नहीं है, डरते हो आप शायद। नहीं नहीं, आप डरते हो बीजेपी से, पूरा मीडिया डरता है। मैं तो उनसे भी सवाल करता हूं पूछ और के आपसे बता भी दीजिए सवाल एक कर रहा हूं। एक सवाल चलिए, पूछकर बहस मत बता कीजिए। दीजिए। एक ठीक। सवाल पूछकर बता दीजिए कि रामनिवास अरे रावत आप को तय मंत्री क्यों करेंगे बनाया? कौन सा सवाल पूछ। आपने क्यों नहीं बोला? आपने क्यों नहीं बोला कि जिस दिन बीजेपी की सदस्यता ली उस दिन कैबिनेट मंत्री क्यों बनाया रामनिवास को? अरे इस पे 15 कितनी मिनट बार बाद डिबेट हो कैबिनेट चुकी है मंत्री की भाई। खबर क्यों दिलाई? जब कैबिनेट मंत्री बने थे तब भी हुई, इस्तीफा दिया तब भी हुई। आप तो 5 मिनट टीवी बातें देखी ना करते आपने हैं। पांडे जी। 24 देखिए, घंटे अब मैं देखो तब सब्जेक्ट आपको पर पता आ रहा हूं, चलेगा। आप मुंह चला रहे हैं। आपके पास सब्जेक्ट पर आ रहा सब्जेक्ट हूं, पे तो बोलने आप का मुंह कुछ चलाना है। बंद नहीं कर रहे हैं। पांडे जी की आवाज डाउन कर दीजिए। चलिए भट्टे साहब, क्या कांग्रेस जीत पाएगी? जिस तरह से छोटे लाल का वीडियो आया, वो तो कह रहे हैं कि इस पर डिबेट नहीं की, उस पर नहीं, मुद्दे पर बोलना नहीं है पांडे जी को, या हो सकता है उनके पास उसकी जानकारी ना हो, उतना ज्ञान ना हो उन पर, इसलिए इधर उधर की बात करते हैं। कैसे रोकेगी कांग्रेस विजय रथ को? देखिए, बीजेपी के लिए जो विजयपुर की सीट है वो निश्चित तौर पे नाक का बाल है, और इसी कारण से उन्होंने जो रामनिवास रावत है उनको तत्काल में
कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर बनाया और वो उसी शर्त पे कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि हम यहाँ से कांग्रेस का सफाया करें और उसके लिए वो ये इनके इन प्रकार की तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी रखें। इसके अलावा एक और खासियत उनकी है कि वो 365 दिन 24 घंटे 7 दिन चुनावी मूड पे रहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो ये तो बात सही है कि विजयपुर जो सीट थी वो कांग्रेस की ही सीट थी और लंबे समय से कांग्रेस का उसमें प्रतिनिधित्व होता रहा। लेकिन रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो कहीं ना कहीं उसका फायदा व्यक्तिगत तौर पे उनको मिला है, लेकिन वहां का मतदाता क्या सोचता है, उनके पाला पलटने को लेके क्या सोचता है, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। और देखिए, कोशिश कांग्रेस की भी रहेगी कि जो हमारी सीट है, जो विजयपुर हमारी सीट है, वो हम फिर वापस ले लें। अमरवाड़ा में निश्चित तौर पे हार हुई है कांग्रेस की, छिंदवाड़ा में हार हुई है। लेकिन भट्ट साहब कैसे, अभी तो नाम भी तय नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से वहां से संकेत मिल रहे हैं, छोटे लाल का वीडियो वायरल हो रहा है कि मैं 30 साल से घास नहीं काट रहा हूं। कांग्रेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो सार्वजनिक स्तर पे इस तरह के जो गुटबाजी की बातें हैं वो सामने आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी में अभी जरूर कुछ बहुत से बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उनको सबको बुला के डांट डपट कर दिया गया है और सबने अपने अपने बयान वापस ले लिए। लेकिन विजयपुर में भी आई थी, लेकिन उन्होंने साथ लिया। जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी उनको साथ देती है, उनको पुचकार लेती है, उनको डांट देती है, उनके अनुशासन का डंडा चला देती है। लेकिन कांग्रेस में दिक्कत यह है कि वहां किस तरह से बयान सार्वजनिक रूप से दे दिए जाते हैं। जैसे छोटेलाल सेमरिया कह रहे हैं कि मैं इतने साल से घास नहीं छील रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि वो भी बहुत लंबे समय से वहां पर कांग्रेस की बीड़ा उठाए हुए हैं और एक आदिवासी चेहरा भी है, उनका भी नाम काफी तेजी से चला था। लेकिन कांग्रेस को अब ये लगता है कि जो व्यक्ति मुकेश मल्होत्रा निर्दलीय रूप से 40,000-45,000 वोट ले सकता है, तो हम क्यों ना उसको प्रत्याशी बनाएं। देखिए, हर नेता की ये चाहत होती है कि उसको टिकट मिले, वो विधायक बने, वो मंत्री बने, और उसके लिए तमाम तरह के वो प्रयास भी करता है। लेकिन पार्टी के सामने संकट ये होता है कि एक जगह से एक ही व्यक्ति को टिकट दी जाती है। बहुत से उम्मीदवार होते हैं और उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुनना पड़ता है, तो ये पार्टी के लिए संकट की स्थिति तो होती है। और विशेषकर कांग्रेस में अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगाएगी। लेकिन बीजेपी तो देखिए जिस तरह से राजनीति करती है और जिस तरह से उसने मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल की थी, उसका फायदा कहीं ना कहीं उसको मिलेगा। वैसे भी ये माना जाता है कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को फायदा होता है। और फिर रामनिवास रावत तो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं, अगर मिनिस्टर उस इलाके का होगा तो वहां का मतदाता जाहिर सी बात है कि उनको वोट देने की बात सोचेगा। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर रही है, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। इसलिए देखिए, आप तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं, लेकिन अब तो कांग्रेस को जवाब देने के लिए वो नहीं मिल रहा है। पांडे जी डिबेट छोड़कर जा चुके हैं, वो अब बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है लोया जी, लेकिन इतनी संभावना है आपकी, गुटबाजी तो आपके यहाँ भी है, भट्ट साहब कह रहे हैं, और जो नजर भी आई थी, तो फिर इतने बावजूद भी आपको क्यों वहां पे ये लग रहा है कि सीट हम जीत नहीं पाएंगे? आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप बीएलओ, आपने अपनी पसंद के रावत के रिश्तेदारों को बना दिया है, वहां पर शिकायत की है आप निर्वाचन आयोग को। देखिए ब्रजेश जी, पहले तो एक बात है, कोई भी राजनीतिक दल हो तंत्र की दम से चुनाव नहीं जीत सकता जब तक कि जनता उसका साथ ना दे। और जहां तक कांग्रेस के गढ़ की आप चर्चा कर रहे हैं, तो हम तो इसे स्वीकार करते हैं कि एक समय था कि पूरा देश और मध्य प्रदेश कांग्रेस का ही गढ़ था, मगर कांग्रेस का अयोग्य नेतृत्व, मुद्दा विहीन राजनीति, काल्पनिक मुद्दे, तुष्टीकरण और विकास का विरोध, इन सब ने कांग्रेस को प्रासंगिक जो कांग्रेस थी कभी उसे लगभग मध्य प्रदेश से तो कम से कम हम कह सकते हैं कि बाहर कर दिया। और इसके पीछे का केवल एक कारण कि काल्पनिक स्वयं के गढ़े मुद्दों पर कायम रहना और जो जनता के मुद्दे हैं उनसे दूर रहना। और जो लगातार बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारा गढ़ था विजयपुर, तो भैया हम तो स्वीकार करते हैं कि आपका गढ़ था, परंतु 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें रामनिवास रावत जी के कांग्रेस से मोह भंग के बाद आप उसका परिणाम देख लीजिए। तो ये लगातार
कांग्रेस को समझ आना था, परंतु कांग्रेस नहीं समझती है। एक बात और कहता हूं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जो अभी सम्मानीय हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि अनुशासन का डंडा चलता है, अनुशासन का डंडा नहीं चलता है। अनुशासन में वही कार्यकर्ता रह सकता है और अनुशासन के नाम पर वही कार्य नेता आपसे संवाद कर सकता है जहां आपकी किसी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता हो। जहां व्यक्तियों के प्रति प्रतिबद्धता है वहां कोई अनुशासन नहीं होता है। जिसके मुंह में जो आता है वो बातें करते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, अभी भी कांग्रेस में ये तय नहीं है कि उम्मीदवार किसकी पसंद का होगा। कमलनाथ जी दिल्ली में जाकर राहुल गांधी जी से मिलते हैं, जीतू पटवारी जी अपनी तरीके से काम करना चाहते हैं, उमंग सिंगार अपनी तरीके से, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है मतभिन्नता का, वो है जीतू पटवारी की आज तक कार्यकारिणी न बनना। ये अपने आप में सब प्रदर्शित करता है। और देखिए, मतभेद होना मनुष्यता की और जीवित होने की निशानी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी मतभेद हो सकता है, मगर निर्णय होने तक प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत रखने का अधिकार है और निर्णय के बाद पार्टी के निर्णय के लेकिन साथ लोया जी, ऐसा भी क्या अधिकार है कि पार्टी में पहले कभी नहीं हुआ, अब हो गया? बुधनी में भार्गव जी का रथ बन रहा है, एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उनका कि 13 नवंबर को आप वोट डालिए। हर काल में ये थी ब्रजेश जी, देखिए हर काल में थी, मगर समय का परिवर्तन है। आज युग सोशल मीडिया का है। पहले जो चीजें पत्रों के माध्यम से हुआ करती थी, टेलीग्राम से हुआ करती थी, उसमें आज परिवर्तन आया है। आज ट्विटर है, आज फेसबुक है, आज व्हाट्सएप है। तो ये जो परिवर्तन है ये निरंतर आता रहेगा और चलता रहेगा, और इस परिवर्तन को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है। इसीलिए तो कांग्रेस की सत्ता और कांग्रेस का दम्भ वो तोड़कर हम देश भर में काबिज हुए। नहीं तो हमने तो जब 200 यात्रा प्रारंभ करी थी, जब कांग्रेस के 414 थे। मध्य प्रदेश में हमने कभी कल्पना नहीं की थी, 1990 में हमारी सरकार बनी जो गिरा दी गई। परंतु इन सब परिस्थितियों से निकलते हुए हमने राजनीति के मानक स्थापित किए हैं। और मध्य प्रदेश के बारे में एक बात जरूर कहूंगा कि विकास और जन कल्याण का अद्भुत मॉडल मध्य प्रदेश यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है तो संगठन के दृष्टि से भी ये प्राथमिक पाठशाला है किसी भी भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता के लिए। एक आदर्श संगठन मध्य प्रदेश में डॉक्टर वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। डिजिटलाइजेशन हो चाहे सदस्यता अभियान हो, हर मामले में हम एक नंबर। ठीक है लोया जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्ते विजय जी। विजयपुर में बीजेपी का विजय रथ रोक पाएंगे आप? और दूसरा, जो लोया जी ने कहा, आपने सुना ही होगा कि आपका तो पूरे देश में गढ़ था, पहले पूरा देश ही आपका गढ़ था, कांग्रेस का हर जगह, मध्य प्रदेश में भी, लेकिन एक एक कर आप छीनते जा रहे हैं। उसके पीछे की वजह है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आपका नेतृत्व अयोग्य है, आप मुद्दे गलत उठाते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को, और ये जनता समझ गई है। इसलिए आप एक के बाद एक गढ़ अपने गंवाते जा रहे हैं, चाहे फिर अमरवाड़ा हो चाहे फिर छिंदवाड़ा, और अब बारी विजयपुर की। विजय जी, इन्होंने पहले पूरे देश की जनता को ठगने का काम किया। आपको याद होगा इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को जुमला दिया, 15 लाख हर गरीब के खाते में आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उस समय लोग बह गए। फिर अभी इनकी प्रदेश में जब सरकार बनी तो इन्होंने हमारी लाडली बहनों को पहले 1000 रुपए, फिर 1250, फिर इन्होंने कहा कि हम 1500, 1800, 2000, 2500, 3000 रुपए तक हम बहनों को देंगे। पर क्या हकीकत में आज वो 1200 रुपए महीना देने में इनको दिक्कत आ रही है। ये केवल और केवल जुमले की, छल और प्रपंच की राजनीति करते हैं। ये लोगों का तत्कालिक मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं, और लोकतंत्र को कुचलने में तो भारतीय जनता पार्टी मार रही है। सबने देखा किस प्रकार से मध्य प्रदेश में पहले जनतंत्र को चुरा कर इन्होंने सरकार बनाया, और दल बदल कराने में इनकी महारत हासिल है। दूसरी चीज, आज भी असल मुद्दों को हमेशा ही हटाकर तुष्टीकरण पर ले जाते हैं और आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर। हिंदू मुस्लिम करने से इनको कभी फुर्सत नहीं मिलती। 24 घंटे जब भी मुद्दे की बात करो ये धर्म पर आ जाते हैं। अरे भाई, धर्म का राजनीति में क्या काम है? आप अपनी बात बताइए। 20 साल से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, आपने मध्य प्रदेश के युवाओं को कितने रोजगार दिए? आपने मध्य प्रदेश की माता बहनों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए? आज हमारे यहाँ आप देखिए, इनकी राजधानी में जहाँ मुख्यमंत्री निवास है उसी के पास में
तो धर्मेंद्र जी, इसके बावजूद भी 20 साल से क्या धोखे में धर्मेंद्र जी, हजारों करोड़ों रुपए का ड्रग्स राजधानी में मिल रहा है, 5 साल की बच्चियों से दुष्कर्म राजधानी में हो रहा है। ये तो कानून व्यवस्था का हाल है मध्य प्रदेश का। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बेशर्मी से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे आप मध्य प्रदेश की जनता को 2 साल हो गए आपकी सरकार को, कब तक जोनेबाजी करोगे? लेकिन धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल फिर वही कि 20 साल तक जनता भ्रमित ही है, मतलब 20 साल से जनता को भरोसा नहीं है उन पर, मतलब भरोसा बरकरार और आप तो भरोसा नहीं कर पा रहे। जनता को हर चुनाव में ठगने का काम किया, जैसे ही चुनाव आते हैं आप कहने लगे पहले कि लाडली बहना योजना की राशि नहीं मिलेगी, योजना बंद हो जाएगी। चुनाव में विजय जी, इस बार के चुनाव में इन्होंने हमारी लाडली बहना को ठगने का काम किया और उनको मतलब उनको अपना आधार बनाकर ये पूरा चुनाव उन्होंने लड़ा उसमें, और उनको बोला कि हम 3000 रुपए तक देंगे, जिसमें माताएं बहने लालच में। तो अब विजयपुर में वो लाडली बहना आपको ही वोट देंगी, इनको नहीं देंगी? ये विजयपुर का चुनाव तो इनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ जनता ये देख रही है कि किस प्रकार। लेकिन वहाँ तो गुटबाजी आपकी नजर आने लगी है। छोटे लाल जी का वीडियो वायरल हो रहा है, आप शायद नहीं सुन पाए होंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि 30 साल से मैं घास नहीं काट रहा हूँ, मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं बगावत करूंगा। देखिए, ये दल बदल की राजनीति और ये सब तो भारतीय जनता पार्टी करती है और इनकी इसमें महारत है। लेकिन भारत जनता ये समझ कर रही है कि जिस व्यक्ति को हमने कांग्रेस से जिताया वो आज भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर रहा है। जनता ये सब चीजें देख रही है। अब आने वाले टाइम में जनता इन सब चीजों का जवाब देगी। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि राजनीति में कम से कम दल बदल की राजनीति से बचना चाहिए और एक राजनीतिक सूत्रता का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए, अपनी विचारधारा के प्रति ईमानदार रहकर उस विचारधारा के लिए ये तो काम आपको करना अपने चाहिए। नेताओं को समझाना चाहिए ना, सब सर्वाधिक तो दल बदल वही कर रहे हैं। देखिए, जो दल बदल कर रहे हैं मैं उन्हीं के लिए तो कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जनता इस चीज को पसंद नहीं करती। ठीक है, तो लोया जी जनता पसंद नहीं करती इसको, और वो कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण का काम आप करते हैं जीतने के लिए। नहीं, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि हम कभी किसी का तुष्टीकरण नहीं करते, ना किसी समुदाय का, ना धर्म का, ना जाति का, ना संप्रदाय का। हमारा तो सीधा सीधा नियम है कि संतुष्टि सभी की, तुष्टीकरण किसी का नहीं। दूसरी बात जो हमारे मित्र धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी वो काल्पनिक मुद्दों पर जो चर्चा करती है उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस बात को लगातार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, एक मुद्दा भी ये ऐसा नहीं खड़ा कर पाए हैं मध्य प्रदेश में जिसके पीछे खुद कांग्रेस खड़ी रहे। आप याद करिए, कभी ओपीएस का मुद्दा लाए थे, उसे 3 राज्यों में जीते, वहां छोड़ दिया, फिर केंद्र का चुनाव आया, उसे छोड़ दिया। और एक बात और कहता हूं, कितने चुनाव आप अनुभव करेंगे, 73 विधानसभा के चुनाव और 3 लोकसभा के चुनाव लगातार कांग्रेस हार चुकी। इसके बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि हमें जनता बहलाने से, फुसलाने से वोट दे रही है, तो कोई नहीं देता है, इस बात को ध्यान रखें। और सबसे बड़ी मूर्खता लोकतंत्र में यह है कि हम जनता को मूर्ख समझें। इससे बड़ा कोई मूर्खता राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। ये जनता है, ये सब जानती है, और उसे ये भी मालूम है कि जन कल्याण का हित, उसका हित किस चीज में छुपा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और कांग्रेस कैसी झूठ की राजनीति करती है आपको याद होगा, इन्होंने लाडली बहना का कहा उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, फिर कहा 2023 में दिसंबर में कि अब आगे योजना बंद हो जाएगी, अभी भी उस पर काम है। जबकि वास्तविकता यह है कि इंडिया अलायंस के एक महत्वपूर्ण पार्टनर संजय राउत जी कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो शुरू हुई है उसे हम अगर सरकार में आ गए तो हम बंद कर देंगे। तो आप अपनी चीज क्यों किसी पर थोप रहे हैं, क्योंकि आप तो जन कल्याण से आपका कोई लेना देना, रिश्ता नाता कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण भी करेगी, किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का और महिलाओं का। छोटा जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी, समय नहीं है। आप जनता को मूर्ख समझते हैं, लेकिन जनता समझदार है, वो सब कुछ जानती है, इसलिए आप पर भरोसा नहीं कर रही। देखिए ब्रजेश जी, 20 सालों से इनकी सरकार है मध्य प्रदेश में, और आज मध्य प्रदेश की क्या हालत है, और की बात ना करते हुए ये दुनिया की बातें करते हैं। इनसे पूछो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहाँ 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है, राजधानी में हजारों करोड़ों रुपए का ड्रग्स भारतीय जनता पार्टी ने 5600 करोड़ की दिल्ली में भी पकड़ाई है, वो भी कांग्रेस के नेता ही थे।
चलिए मैं माफी, आप रिपीट कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, आप रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। समय की एक बाध्यता भी है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही हैं, लेकिन विजयपुर में कांग्रेस के कुनबे में कलह दिखने को मिलने लगी है और बीजेपी में भी कलह आई थी सामने, लेकिन उन्होंने साध ली। क्या ऐसे में विजयपुर कांग्रेस जीत पाएगी या वहाँ पे उसकी जीतने की संभावनाएं कम हो जाएंगी इस लड़ाई की वजह से? और कांग्रेस असल मुद्दों पर क्या अडिग नहीं रह पा रही है? इसका खामियाजा उसे उठाना पड़ रहा है। आने वाले चुनाव में पता चलेगा दोनों ही उपचुनाव के परिणाम से कि कांग्रेस किस स्थिति में है। क्या वो अपना किला बचा पाएगी या फिर जिस तरह से एक के बाद एक किले छिनते जा रहे हैं, विजयपुर भी उसके हाथ से निकल जाएगा। मुद्दा तो है मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।